हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमने आपको पार्ट 1 पहले पढ़ा दिया था, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ये वीडियो देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये चैप्टर 3 का पार्ट 3 था। और इसे हम टोटल 3 पार्ट में कवर करके हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था पुराने वीडियो में कि नेम थियरीज के क्या थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कैसे पड़ गया, इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ कौन कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो ये यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उसको भी अगर हम अपने ध्यान में रखें तो वो भी उसके हिसाब से भी। ओरिजिन कैसे हुआ इसका, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, प्री हड़प्पन क्या है, अर्ली हड़प्पन क्या है, मैच्योर हड़प्पन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। तो अगर नहीं आप ये सब देखेंगे हमारे पुराने लिंक से जाकर वीडियो में देखेंगे तो आपको पा जाएंगे कि उस वीडियो में क्या था। ये जो वीडियो है ये इंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की में जो यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो हमारा पार्ट चल रहा है उसमें ये चैप्टर 3 का पार्ट 4 है। तो फ्रेंड्स अब हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी पीएफओ की कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है तो उसको भी देखिएगा आप लोग। अगर नहीं देखा होगा तो यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, उसको भी नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस प्लेलिस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, ब्यूटी टिप्स के ऊपर भी लेके आ रहे हैं, मूवी वेब सीरीज के ऊपर भी लेके आ रहे हैं, इंडियन स्टेट्स के बारे में भी बता रहे हैं, ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं। और अगर आपका कोई और भी सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई चाहते हैं आपकी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या ये वीडियो हमें कैसे लगी, आपको कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर डेट कैसे इस समय मेंशन हुआ, टाउन प्लानिंग क्या थी, कैसे वहां शहरों का निर्माण किया गया, प्लानिंग क्या की गई, ग्रेट बात क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो कहा जाता है विशाल स्नानागार, ये क्या है विशाल स्नानागार, इकोनॉमी वहां की कैसी चल रही थी, सोसाइटी वहां की क्या थी, आर्ट कैसे था वहां का। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके अगली वीडियो में हम लोग स्क्रिप्ट, रिलीजन और किस तरह से वो लोग दफनाते थे जो लोग डेथ कर जाते थे उनको, और उसके बाद हम जानेंगे कि डिक्लाइन क्या हुआ। तो पार्ट 3 में जो मिस्ट्री है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं डेट थ्योरी के बारे में समझते हैं। डेट थ्योरी, इसका नाम मतलब इसको डेट थ्योरी क्यों कहा है मैंने, या आप कहीं ये टॉपिक ये कहीं आप हेडिंग कहीं पाएंगे नहीं किसी बुक में आप। तो ये डेट थ्योरी क्या है, डेट थ्योरी है कि किस तरह से हम मेंशन कर पाते हैं, किस तरह से हम इस चीज को पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का हम टाइम पीरियड अगर हमको डिसाइड करना है तो उसके लिए कौन सी थियरी है, क्या कि कैसे पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता कब से शुरू हुई थी, कब से खत्म हुई। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का कोई बंदा अभी तक जिंदा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि ये टाइम पीरियड क्या है हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए इसके लिए शुरू करते हैं थोड़ा पुराने समय से, जब देश हम लोग का गुलाम था। 1931 में जॉन मार्शल आए, अंग्रेज थे, ये भी ब्रिटिश। इन्होंने एस्टिमेट किया, इन्होंने एक अनुमान लगाया कि मोहनजोदाड़ो का ड्यूरेशन जो था वो 3250 से 2750 बीसी के आसपास, जो भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी उसके बेसिस पे इन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि 3250 2750 बीसी के बीच का ये समय रहा होगा। अब क्या हुआ, थोड़ा समय बीता, टाइम वक्त इंसान थोड़ा डेवलप हुआ, नई नई चीज़ों के वो खोज हुई, एडवेंचर्स में भी कई एडवेंचर में कई मेथड्स, नए मेथड्स खोजे गए जिससे हम पता लगा सके कि डेट, किसी चीज़ की डेट कैसे डिसाइड करनी है। तो जैसे उसमें हमने आपको बताया था पिछली वीडियो, ये पार्ट 1 में हमने बताया था कि रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में बताया था मैंने, और डेंड्रोलॉजी के बारे में भी मैंने बताया था, जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स, पेड़ के नंबर ऑफ रिंग्स से पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो कितने समय पुराना है, वो पेड़ कितने समय पुराना होगा। और वहां से वो लोग, क्योंकि उससे ये पता चलता है कार्बन, और रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें कार्बन समय के साथ साथ कितना लॉस हुआ है, क्योंकि कार्बन हर समय कुछ ना कुछ मात्रा में क्षय होता ही रहता है, यानी कि उसका डिके होता रहता है। तो वो चीज वहां से पता लगाया जा सकता है कि कार्बन किस तरह से, कार्बन के हिसाब से किसी चीज में, क्योंकि हर चीज लगभग कार्बन से ही बनी हुई है, तो आपको ये पता लग पाएगा कि कार्बन से क्या मतलब, किस तरह से कार्बन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी चीज का डेट क्या है। अब थोड़ा और समय आगे बढ़ा, देश आजाद हुआ, 1956 फेयर सर्विस थे, उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो हड़प्पा कल्चर था वो था सन 2000 बीसी से 1500 बीसी के आसपास। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फिर ब्रिटिशर्स यहाँ कैसे आ गए। देखिए एक्चुअली हुआ ये था, जब देश आजाद हुआ था तो जैसे ज्यादातर ये जो पार्ट रह गया पाकिस्तान में रह गया, तो उस समय हुआ ये था कि जब
माहौल नॉर्मल रहता था। तो ये जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे वहां के, जो भी पुरातत्व विभाग के लोग थे, वो लोग अभी भी उसी जगह पे खोज कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पुराना डेटा भी था। तो वो लोग पुराने डेटा के आधार पे खोज करके नई नई चीजें निकाल लेते, तो ब्रिटिशर्स उसको भेजते रहते थे। और चूंकि इंडिया हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, नया नया देश आजाद हुआ था दोनों, तो दोनों में जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त को पाकिस्तान का बर्थडे मनाया जाता है, और इंडिया का जो है 15 अगस्त को आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्योंकि इंडिया का बर्थडे नहीं कहा जाता, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही था, पाकिस्तान नया 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 कंट्री बना था, तो उसको जो है 14 अगस्त को बर्थडे मनाया जाता है उसका। तो अब यहाँ क्या है कि तो ज्यादातर एरिया तो पाकिस्तान में ही पड़ रहा था। तो उस समय के जो लोग थे वो उन्होंने क्या किया कि उस समय भी आर्कियोलॉजिस्ट रुके हुए थे उस जगह पे, और वो लोग अपनी खोज जारी रखे थे। हाँ, कुछ कुछ समय के लिए जब दंगे वगैरह हुए थे उस समय, तो ये लोग अपनी जगह छोड़ देते थे, या कहीं गुप्त स्थानों पे छुप जाते थे, या कोई इनको जो सहयोग देने वाले उनके यहाँ जाके छुप जाते थे। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये लोग जो है वहां पर टिके रहे, और आजादी के बाद भी टिके रहे, और गवर्नमेंट ने भी, दोनों तरफ की गवर्नमेंट ने इनको पूरी आजादी दी, जिससे कि ये नई नई चीजों की खोज कर सकें, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस पहले था और देश तो अभी हम लोग का नया नया आजाद हुआ था। तो इसीलिए अभी हम लोग के देश में इतने आर्कियोलॉजिस्ट लाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए पहले ये लोग, हालांकि दयाराम साहनी भी बाद में बहुत सी चीजें खोज हुई, लेकिन अब फिलहाल जो मतलब मेन माना गया वो यही था कि चीजें जो है इसी तरह चली। अब जैसे 1964 थोड़ा और आगे समय बढ़ा, डीपी अग्रवाल है, यही है डीपी अग्रवाल जो आपको दिख रहे होंगे ये। तो इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें इन्होंने हड़प्पा, इनकी शायद बुक का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर शायद इनकी बुक का नाम हड़प्पा कल्चर है। अगर आप कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगर आपको हड़प्पा कल्चर की बुक खरीदनी होगी तो बताइएगा, हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फाइनली ये आप अमेजॉन पे भी जाके वहां से भी डायरेक्ट आप डीपी अग्रवाल नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक को। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है खोजने में तो आप हमें बताएंगे, तो हम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे देंगे, अगर कमेंट कर देते हैं तो आप। तो फाइनली क्या हुआ, 1964 में डीपी अग्रवाल आए, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया, उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया वो उन्होंने ये पूरा लगाया, और उन्हीं की एस्टिमेट को लगभग सही माना जा रहा है प्रेजेंट में, कि जो टोटल स्पैन ऑफ टाइम था, टोटल जो टाइम माना गया 2300 से 1750 के आसपास माना गया। इन्होंने अपनी रिसर्च की। अभी हम लोग रिसर्च पे बात नहीं करें, यहाँ लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो हम लोग सिर्फ उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो यूपीएससी इंटरेस्ट लेती है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री व्हिच है मिडिल इंडियन हिस्ट्री, इसमें यूपीएससी का वैसे भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ज्यादा इंटरेस्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर लेके जाता है। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे, और साथ ही इस एग्जाम में, मेंस में भी आपको अच्छा टॉपिक लिखने के लिए आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा। तो ये डेट थ्योरी थी पूरी। तो ये मतलब डेट थ्योरी में ये अनुमान डीपी अग्रवाल के हिसाब से लगा दिया गया 2300 से 1750 बीसी के आसपास रहा होगा। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं आप, कि शहरी व्यवस्था में किस तरह से शहरों की प्लानिंग क्या की थी उस समय की। तो देखिए वहां पे ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब है कि स्ट्रीट और लेन्स, यानी कि लेन्स का मतलब होता है गली, और स्ट्रीट का मतलब होता है गली, और लेन का मतलब होता है गली में से जो कट के दूसरी गली निकलती है वो उसमें होती है। तो जैसे ये एक दो है, दो मान लीजिए, ये दो, यहाँ पे मान लीजिए ढेर सारे घर बने हुए हैं, इस तरह से जगह है। तो यहाँ पे क्या ये है, इधर वाले को इधर रास्ता है, इधर वाले को इधर रास्ता है। तो ये जो रास्ता, ये जो दिख रहा है आपको, ये बीच में रास्ता हो जाएगा, और ये रास्ता क्या हो जाएगा, ये इस तरह का बना रहेगा कि अब जो अगला रास्ता बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो अब इन दोनों के बीच में भी जगह हो गई, और ये दोनों एक दूसरे को, अगर आप ये एंगल को देखेंगे, ये एंगल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एंगल अगर आप देखेंगे, हम आपको कलर बदल के दिखा दे रहे हैं, तो अगर आप लोग ये एंगल देखेंगे, ये तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये था। तो अब यहाँ पे ये लोग कट कर रहे थे एक दूसरे को राइट एंगल पे, और डिवाइड कर रहे थे पूरी सिटी को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बना के, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ इस टाइप का, ये ऐसे, ये मान लीजिए इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, एक पूरी कॉलोनी मान लीजिए, इसमें ढेर सारे घर हैं, इन सब में ढेर सारे घर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट कैसे रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे रास्ता बन रहा है। तो इसी तरह से था। अब क्या हुआ कि हड़प्पा, अब एक बात और है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो हुआ चाहे कालीबंगन, ये तीनों जगह जो थी वहां सीटाडेल बिल्ट हुआ था। सीटाडेल का मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है दुर्ग, यानी कि किला एक तरह से। तो ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, और बाकी ये दोनों जगह पाकिस्तान में है। तो ये सीटाडेल ये दोनों बिल्ड किए गए थे। ये हाई पोडियम, यानी कि एक ऊंचाई पे, जैसे ये देख रहे हैं, ये पोडियम है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पोडियम। ये मतलब एक पोडियम का मतलब होता है एक मंच जो होता है, उसके ऊपर एक तरह से देखिए, जैसे आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर ये बढ़ रहा है इस तरह से। तो ये इस तरह से पोडियम पे ये जो आपको दिख रहा है सीटाडेल है। तो यहाँ पे बिल्ड किया था इन्होंने, और इसको, ये हाइपोडियम था, ये किससे बना हुआ था, ये मट्टी के ब्रिक्स से बना हुआ था, दिख रहा होगा आपको, ब्रिक से बना हुआ था। और इसके नीचे लोअर टाउन बने हुए थे, जिसमें ब्रिक हाउसेस बने थे कॉमन लोगों के लिए, यानी कि जैसे इसमें ज्यादा उस समय के जो लोग राजा महाराजा थे वो रहते थे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पा के समय में वहां राजा महाराजा नहीं थे। वहां कौन था, वहां थे मर्चेंट्स। क्योंकि आप जब भी सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस, जब वहां पे बिजनेस की बात हो रही है तो इसका मतलब निश्चित है कि वहां मर्चेंट ही रहे होंगे, मर्चेंट का राज रहा होगा।
तो ये हम लोग अनुमान लगा लिए कि भाई ये लोग मर्चेंट थे, तो मर्चेंट ही वहां के राजा रहे होंगे। तो मर्चेंट ही तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, ये सारे जो सिटाडेल इन्होंने बिल्ड किया हाईपोडियम पे, मड ब्रिक्स के बने हुए थे। लोअर टाउन जो थे कॉमन लोगों के लिए थे। अब यहाँ जो सिटाडेल इन्होंने बनाया था हड़प्पा का, उसमें 6 ग्रेनरी मिली है, यानी कि जहाँ पे लोग अनाज को स्टोर करके एक जगह रखते थे, वो 6 ग्रेनरी टोटल है इसमें। अब देखिए यहाँ क्या एक चीज और है कि यहाँ पे बड़े स्केल पे बर्न ब्रिक्स मिले हैं, यानी कि जो आज के दिन में हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं लगभग उससे मिलता जुलता, उससे थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स मिला है, लेकिन हालांकि वो इसकी क्वालिटी भी कम नहीं थी। और ये बना और बर्न ब्रिक्स का जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, सारे तरह के कंस्ट्रक्शन में वो लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे। जैसे ये देख रहे हैं, ये आपको बर्न ब्रिक्स से, सारा बर्न ब्रिक्स से ही बना हुआ है, ये आज के समय का ब्रिक्स जैसा है। और एक बड़ी बात ये थी उस समय की कि स्टोन बिल्डिंग जो होती थी उस समय, जो पत्थर, जैसे बाद में हमको अभी भी आप जाएंगे तो आप कई बनारस के शहर में बनारस में आएंगे आप, सिटी ऑफ टेम्पल, तो वहाँ पे अभी कई राजा महाराजा, रामनगर एरिया है, वहाँ पे पाएंगे कि अच्छा खासा वहाँ पे स्टोन से पूरा चीजें बिल्ड की गई हैं। तो महल भी बिल्ड से किया था, दिल्ली में देखिए कितना अच्छा बिल्ड किया गया है। तो स्टोन बिल्डिंग वहां नहीं थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका माना जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने इस तरह से मेंशन किया है। अब इसके बाद भी अमेजिंग फीचर इसका ये था कि इसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। देखिए कहीं भी आप इस तरह पढ़ लें अमेजिंग फीचर या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट फीचर, तो ये सब जो है आप समझ जाइएगा कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने वाली चीज है। तो अमेजिंग फीचर यहाँ का ये था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो कि कनेक्ट करता था सारे घरों को स्ट्रीट के ड्रेन से, यानी कि जो गलियों में जो नालियां होती थी, जैसे ये देखिए ये स्ट्रीट ड्रेन है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रीट ड्रेन है, और ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रीट ड्रेन है। ये स्ट्रीट ड्रेन बना जो कि कवर किया गया था स्टोन स्लैब से, ब्रिक से कवर कर दिया जाता था। तो देखिए यहाँ तो आपको नहीं दिखेगा इस कवर, लेकिन ये आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कवर ही मिलेगा, ये चीज दिखिए आपको कवर, तो ये कवर कर दिया जाता था इसको, तो ये इसका सबसे अमेजिंग फीचर था। और देखिए अब हम बात करते हैं, ये थी मतलब इसके मतलब टाउन प्लानिंग में अगर हम एक मोटी मोटा बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रिड सिस्टम था, 90 डिग्री पे सारे एक दूसरे को काट रहे थे। जो यहाँ सिटाडेल था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, 3 जगह पे राजस्थान में आज भी बहुत बड़े बड़े किले हैं, उदयपुर का किला और तमाम है, और सब मड ब्रिक्स के बने हुए थे, और जितने भी हाउस थे लगभग जितनी तक कंस्ट्रक्शन होते थे इसी से होते थे। और हड़प्पा में टोटल 6 ग्रेनरी मिली है, यानी अनाज भी वो लोग रखते थे, एग्रीकल्चर भी वहाँ डेवलप था। और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो भी कंस्ट्रक्शन करते थे लोग इसी से करते थे। और सबसे अमेजिंग फीचर ये है कि स्ट्रीट ड्रेन मिली है जो कि सभी सारे घरों से होके जाती थी, और उसके ऊपर स्टोन स्लैब से लोग ढक देते थे। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ की। तो देखिए पब्लिक प्लेस यहाँ ग्रेट बाथ है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया, मोहनजोदाड़ो, और इसकी लंबाई है 39 फीट, चौड़ाई है 23 फीट, और इसकी जो गहराई है वो है 8 फीट। ये देख रहे यही है जो पाया गया है। अब ये देखिए इस टाइप से, इसको इस टाइप का रहा होगा उस समय, ये अनुमान लगाया गया। ये मोहनजोदाड़ो मूवी से लिया गया है, ये इसका ये फोटो जो है, तो उसमें मोहनजोदाड़ो मूवी से लिया गया, तो इस तरह का उसमें भी बनाया गया था, जो ऋतिक रोशन जो स्टारर मूवी थी उसमें। तो अब यहाँ एक चीज और था, यहाँ साइड रूम बने हुए थे कपड़े को चेंज करने के लिए, और इससे ये मान लिया जा सकता है कि यहाँ रिचुअल बाथिंग साइड थी। जैसे आज भी आप जाते हैं गंगा नदी के तट पे जाके आप नहाते हैं, जिसे माना जाता है कि गंगा नदी में जो नहाता है उसके पाप धुल जाते हैं, तो वहीं पे आप बने रहते हैं कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, छोटे छोटे रूम बने रहते हैं, या बना दिए, या आप गवर्नमेंट भी बना दे रही छोटे छोटे रूम को, पहले भी बने हुए थे और अब भी नए नए रूम बन रहे हैं, तो उसको भी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो आपको दिख रहा है यहीं पे बगल में, यहाँ छोटे छोटे रूम बनाए गए थे कि आदमी जैसे जस्ट यहाँ से निकलता था और अपना जो है कपड़े चेंज करता था। तो और यहाँ ये भी माना गया कि यहाँ जो फ्लोर था वो मड बर्न ब्रिक से वो भी बना था। ये देख रहे हैं ये चीज, ये एकदम जैसे एग्जैक्ट ये वही ग्रेट बात है, ये बर्न ब्रिक से बना हुआ था। जो यहाँ वाटर लिया जाता था वो लिया जाता था बड़े कुएं से लिया जाता था, जो कि उस रूम से सटा हुआ था, और एक आउटलेट था। आउटलेट का मतलब होता है इनलेट, अगर कहीं का है तो यानी कि पानी आना, यानी अगर इसमें पानी डालते हैं ऊपर से तो इसको कहेंगे इनलेट, और अगर हम लोग नीचे ये क्या कर, अगर इसमें से पानी को बाहर निकालना हो तो उसको कहेंगे आउटलेट। तो जो वाटर था वो आता था बड़े कुएं से, उसमें पानी डाला जाता था, और एक एडजेसेंट उसमें रूम बना था, और था वो एक मतलब इसी में अंदर इसी से अंदर, ये पूरा मतलब ये फोटो नहीं है, इसके अंदर जो है एक पूरा एक रूम बना था, उस रूम में कुआं बना था, तो उस रूम में कुआं बना था, उसी से पानी आता था, इसमें डाला जाता था। और उसमें एक ये चीज था कि आउटलेट बना था, जिसमें ये बना था ये जो जहां नहाते थे लोग उसके एक कॉर्नर पे बना था, जिससे कि पानी बाहर निकल जाता था। जैसे पानी लोग चेंज भी करते, स्विमिंग पूल में जैसे लोग पानी चेंज करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम था। तो इसीलिए इसको बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी कहा गया। सबसे बड़ी बिल्डिंग इसको कहा जाता है, यहाँ पे पाई गई है ग्रेट बाथ में, मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में ग्रेनरी पाई गई है जो मेजर करता है 150 फीट,
जिसकी लंबाई है और जिसकी चौड़ाई 50 फीट है और जिसकी लंबाई 150 फीट है। तो ये सबसे बड़ी ग्रेनरी है, यानी यहाँ पे अनाज को स्टोर किया जा सकता है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हमने ग्रेड बात से मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि पब्लिक प्लेस था, यहाँ पे लोग आते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में पता चला, साइड रूम था चेंजिंग क्लोथ का, लोग इसको रिचुअल बात में भी यूज करते होंगे। बर्न ब्रिक से बना हुआ था, वाटर जो है पानी से, इसमें पानी आता था, इसमें कुएं से आता था और निकल जाता था आउटलेट ड्रेन से, नीचे से निकल जाता था। लार्जेस्ट बिल्डिंग यहाँ ग्रेनरी पाई गई, इसमें 150 फीट उसकी लंबाई, 50 फीट चौड़ाई है। अब हम लोग चल देखते हैं इकोनॉमी के बारे में इस समय के। तो देखिए इसमें यह है कि जो इकोनॉमी थी इस समय की वो एग्रीकल्चर बेस हो गई थी। अब देखिए इकोनॉमी यहाँ की प्रोग्रेस होने लगी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, इंडस्ट्री और ट्रेड। एग्रीकल्चर तो होता था, किसी क्रॉप का होता था, हम आपको बताते हैं। क्राफ्ट की बात करते हैं तो क्राफ्ट भी हम बात करेंगे, इंडस्ट्री की भी बात करेंगे और ट्रेड की भी बात करेंगे। ट्रेड तो ये लोग करते थे, बाहर भी करते थे। यहाँ मेन क्रॉप क्या था, वीट था और बर्ली, बर्ली यानी जौ। तो जौ भी ये लोग करते थे, आटा बनता है जौ का, रोटी बनती है। और सीसम, मस्टर्ड, कॉटन ये भी यहाँ पे उगाया जाता था, लेकिन मेन क्रॉप वीट और बर्ली थे, यानी जौ, गेहूं और जौ। यहाँ पे अगर जो ज्यादा ग्रेन हो जाता था वो ग्रेनरीज में रखा जाता था, जिसमें मैंने आपको बताया इसमें कि 6 ग्रेनरी टोटल मतलब पाया गया है। इसमें 6 ग्रेनरी टोटल पाया गया। सीटाडल यहाँ पे सीटाडल में हड़प्पा के 6 ग्रेनरी पाया गया, तो वैसे ही लोग रख देते थे उसको। पेट की बात करें, यानी जो लोग डोमेस्टिक एनिमल को मतलब जो लोग पालते थे जानवरों को, वो थे शिप थे, भेड़, गोट यानी बकरी, बफेलो यानी भैंस, इसको पालते थे लोग। और ये लोग उस समय का हॉर्स कहीं यानी घोड़े का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। हालांकि ऐसा नहीं है, मोहनजोदाड़ो में तो घोड़े के बारे में भी दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है तो मतलब ये लोग ये माना गया कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो इस पर ये जान लिया गया। उसको कोई मूवी थी तो थोड़ा फिक्शन होता है, तो अब उसमें इसमें क्या है कि हॉर्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, ऐसा मान लिया गया। कई ऐसे जानवर थे जो वहां पे हंट अभी भी, मतलब ऐसा नहीं था कि वहां शिकार पूरी तरह से व्यवस्था खत्म हो गई थी, लोग आज भी खाने के लिए जानवरों को मारते थे, जिसमें डियर महत्वपूर्ण था। डियर को तो जरूर शिकार लोग जरूर करते थे। तो ये सारी चीज थी। और देखते हैं आर्टिसन की बात करते हैं, शिल्पकार के बारे में बात करते हैं। तो गोल्ड स्मिथ थे, सुनार, ब्रिक मेकर्स थे जो लोग ईटा बनाते हैं, स्टोन कटर थे यानी पत्थरों को काटने वाले, और वेवर्स थे यानी कि जुलाहे, बोट बिल्डर्स थे यानी कि नाव बनाने वाले, टेराकोटा बिल्डर थे, टेराकोटा ये लोग बनाते थे अपना। तो ये सारी चीज थी। अब बताते हैं मेटल क्राफ्ट के बारे में। मेटल क्राफ्ट में ये लोग बनाते थे ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज। तो ये और कॉपर वेसल से कोई पात्र बनाते थे सामान रखने के लिए, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये गोल्ड और सिल्वर यहाँ के मेन ऑर्नामेंट थे जो कि पाए गए हैं। प्लेन पॉटरी पाई गई है कुछ जगह पे, लेकिन कुछ जगहों पे रेड और ब्लैक पॉटरी भी पाई गई है। जैसे प्लेन पॉटरी दिख रही है, और इसी में क्या था, जैसे इतना दूर रेड हो गया, इधर ये मान लीजिए रेड है, रेड और इसके ऊपर ये ब्लैक कर देंगे, तो ये चीज हो जाता था। बेड्स पाए गए हैं और जो मैन्युफैक्चर किए जाते थे अलग अलग तरीके के सेमी प्रेशियस स्टोन से, यानी कि बहुत प्रेशियस स्टोन नहीं थे, लेकिन कुछ प्रेशियस स्टोन लगा के, कुछ ऐसे नॉर्मल स्टोन लगा के लोग इसको बना देते थे इस टाइप का। देखिए देख रहे हैं ना बेड्स, तो ये बेड्स है, ये सब दिखा होगा जो आपको। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, इंटरनल ट्रेड जो यहाँ होता था बहुत ही एक्सटेंसिव था, बहुत फैला हुआ था बाकी पार्ट्स में भी। फॉरेन ट्रेड जो होता था मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी होता था। तो ये दिख रहा होगा साथ ही, देखिए इजिप्ट, इथोपिया, ये पूरा रूट गया, यमन, बैक्टीरिया, सिंथिया, चाइना और रोम, ये सब देख रहे होंगे आपको, ये एंशिएंट ट्रेड रूट है। गोल्ड, कॉपर, टीन, सेमी प्रेशियस स्टोन सारे इंपोर्ट किए जाते थे, यानी मंगाए भी जाते थे लोग। तो गोल्ड यहाँ नहीं था भाई इंडिया में, तो इसको मंगाया जाता था। मेन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यहाँ पे प्रोडक्ट होता था। एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट ये लोग करते थे, दूसरे देशों में भेजते थे, ये सोना के बदले में लोग भेजते थे। वीट यानी कि गेहूं, जौ, पीस, ऑयल शीट्स यानी कि सरसों, और अलग तरीके फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि कॉटन गुड्स यानी कपड़ा बना के लोग बेचते थे, पॉटरी बना के लोग देते थे, बेड्स बना के देते थे, टेराकोटा फिगर देते थे, और आइवरी प्रोडक्ट जो थे, यानी एवरी में ज्यादातर वो आते जो हाथी दांत से बनी हुई चीजें होती हैं, हाथी दांत की, वो होती है आइवरी प्रोडक्ट, तो वो आते थे। अब यहाँ जो ट्रेड होता था इंडस और सुमेरियन लोगों के बीच में भी होता था। इंडस वैली में इंडस वैली के सील पाए गए मेसोपोटामिया में, देखा है सील, ये इस तरह के सील मेसोपोटामिया पाए गए हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया में इस तरह सील पाए गए हैं। ट्रेड वहां पे बार्टर सिस्टम था, बार्टर टाइप का था। मतलब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सील दिया जा रहा है, तो बार्टर का यहाँ कहाँ से यूज हो गया, तो नॉर्मल पैसे की तरह हो गया, क्योंकि सील वहां उस समय की पैसा थी। देखिए बार्टर इसलिए क्योंकि पूरा ऐसा नहीं था, ये बार्टर टाइप लिखा है, बार्टर सिस्टम पे बेस नहीं था, लेकिन 90% जो इन लोग आपस में करते हैं ट्रेड, जैसे गेहूं दे दिए, गेहूं के बदले में सोना ले लिए, उनके यहाँ सोना सस्ता, हमारे यहाँ गेहूं सस्ता,
हम गेहूं बनाते हैं, उनके यहाँ सोना निकलता है, तो उस दे दिए तो आपस में बार्टर हो गया। इसको कहते हैं बार्टर व्यवस्था, बनी अदला बदली की व्यवस्था जो होती है कि हम आपको पैसा ना देके, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, पैसे के बदले में सामान दे देंगे। जैसे आप हमको कॉपी देंगे तो हम उसके बदले आपको पेन दे देंगे, तो इससे हमारा हिसाब किताब हो गया। ऐसा नहीं कि 10 रुपये हम पेन का दे रहे हैं, 10 रुपये आप कॉपी का दे रहे हैं, तो ये इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। और वही अगर हम लोग पैसा देते हैं तो हम लोग नॉर्मल रुपए में ट्रेड करते हैं। अब सील्स, जो ये सील दिख रही है और टेराकोटा के मॉडल्स इंडस वैली में पाए गए हैं, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे बुलक कार्ट्स का भी प्रयोग होता था, तभी ना उसको देख के बच्चे बनाए होंगे। बुलक कार्ट्स वो लोग देखे होंगे, बैलगाड़ी, तभी ना लोग बनाए होंगे ये चीज। तो ये टेराकोटा मॉडल, अब टेराकोटा मॉडल क्या वो आपको दिखा दें अभी। ऑक्सन जो था, यहाँ के जो भेड़िए थे वो उसको भी लोग यूज करते थे, बुलक कार्ट्स में भी और ऑक्सन में भी भेड़ियों को यूज करते थे लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और बोट के शिप को प्रयोग करते, बोट शिप्स को ये लोग प्रयोग करते थे रिवर और सी ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी जब नदियों से चीजों को भेजना होता था तो बोट या शिप का प्रयोग करते थे, और जब लैंड पे ट्रांसपोर्ट करना होता तो बुलक कार्ट या ऑक्सन कार्ट का प्रयोग करते थे। सोसाइटी की बात करते हैं। देखिए हम आपको टेराकोटा दिखा दे रहे हैं एक बार। देखिए ये टेराकोटा है, टेराकोटा फिगर हमने डाला था इसमें, सॉरी मिस हो गया, चलिए हम अगले स्लाइड में डाल देंगे इसको। तो ये चीज था। अब देखिए इस समय ये लोग जो ड्रेस पहनते थे दोनों मेन और वुमेन, इसमें इन लोग के ड्रेस की खासियत, सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप क्योंकि इकोनॉमी यहाँ समाप्त हो गई है। तो सोसाइटी में ये था कि लोग ड्रेस जो पहनते थे मेन और वुमेन, उसमें दो पीस के क्लोथ पहनते थे। अपर जो 2 पीस कहते हैं ना, उसको ऐसे पहनते थे। तो एक होता था अपर, दूसरा लोअर गारमेंट ये लोग पहनते थे, यानी एक ऊपर पहन लिए, एक नीचे पहन लिए। बेड्स जो था वो दोनों मेन और वुमेन दोनों ग्रहण करते हैं। देखिए जैसे आज के डेट में क्या है, आभूषण कोई पुरुष नहीं धारण करता है, लेकिन पहले के समय में मेन और वुमेन दोनों करते थे। ज्वेलरी जो है उसको, ज्वेलरी में जैसे बैंगल्स थे, यानी कंगन जो थे, ब्रेसलेट थे और फिलेट्स थे, ग्रिडल्स थे, एंकलेट्स थे, इयरिंग थे, फिंगरिंग थे, और ये दोनों वो इस सब वुमेन के द्वारा पहने। ये दिख रहा है आपको, ये सब इसी से है। ऑर्नामेंट जो कि बनते थे गोल्ड के, सिल्वर के बनते थे, कॉपर के बनते थे, ब्रॉन्ज के बनते थे, और साथ ही प्रेशर स्टोन के बनते थे। अब कॉस्मेटिक्स का भी ये लोग प्रयोग करते थे, वो भी बहुत ही कॉमन था इन लोग सजने संवरने के लिए। तो अलग अलग तरीके के हाउस होल्ड आर्टिकल्स पाए गए हैं जो बनते थे। आर्टिकल जो है वो बनते थे पॉटरी से, स्टोन से, शेल से, आवरी प्रोडक्ट्स से और मेटल से भी बन गए, जो कि मोहनजोदारो में पाए गए हैं। ये वहाँ की सोसाइटी का एक तरीका है, मतलब किस तरह लोग कपड़ा पहन रहे हैं, कौन सी ज्वेलरी पहन रहे हैं, मेन वुमेन का क्या इंटरेस्ट है, ये वीडियो में आपको पता चल रहा है। अब देखिए बात करते हैं ये लोग और आगे का। देखिए इसमें लोग स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्ब, फिशुक्स, नाइफ्स, ये सब सारे कॉपर के लोग बनाते थे। तो जैसे किसी को मारना है तो जैसे ये दिख रहा है, ये सब जो भी दिख रहा है आपको, ये कॉपर का बना हुआ है। चिल्ड्रन जो बच्चे टॉय यूज करते थे वो मिट्टी के बने हुए खिलौनों का ये लोग यूज करते थे। मार्बल, बॉल, डाइस, ये सब यूज किया जाता था गेम के तौर पे। फिशिंग जो था वो वहाँ का एक ऑक्यूपेशन था, जबकि हंटिंग और बुल फाइटिंग वहाँ का समय बिताने के लिए लोग यूज करते थे, टाइम पास के लिए लोग यूज करते थे। फिशिंग वहाँ मेन लोग ऑक्यूपेशन, यानी कि मछली मार्केट वहाँ लगती होगी, लोग मछली बेचते होंगे। कई तरीके के वेपन ऑफ वॉर जो बने हुए हैं, जिसमें एक्से है, कुल्हाड़ी, स्पेयर हेड है, डैगर्स है, बोज है, एरो है, धनुष तीर, ये सारी चीजें कॉपर और ब्रॉन्ज की बनती थी। अब आर्ट्स की बात करते हैं। हमने जो बताया अभी सोसाइटी के बारे में बताया, अब आर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के वहाँ के आर्टिस्ट थे। तो जो हड़प्पन कल्चर में वहाँ वो दिखाता है ये चीज, वहाँ पे बहुत ही हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप था, काम बहुत अच्छे से लोग करते थे और बहुत ही सफाई से काम होता था। फिगर जो था वहाँ पे मेन और वुमेन दोनों का पाया गया है, एनिमल और बर्ड्स का बना हुआ है टेराकोटा से, और ये सील पे भी दिखाया गया है और दिखाता है कि किस तरह से किस तरह का काम का इनकी काम करने की कला कितनी निपुण थी। कई फिगर में एक फिगर पाई गई है डांसिंग गर्ल की, मोहनजोदाड़ो की, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है। इसका जो राइट हैंड है यही है जो पाई गई मोहनजोदाड़ो से, डांसिंग गर्ल। ये इसका जो राइट हैंड है वो इसके हिप पे है। जैसे देखिए ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो ये इसका हिप पे है। उसके बाद ये और इसका जो लेफ्ट आर्म है वो बैंगल से कवर है पूरी तरीके से। देखिए इसका लेफ्ट है, ये बैंगल से कवर है पूरी तरीके से, इसमें कंगन लगे हुआ है पूरा, और ये रिलैक्स पोस्चर में है। तो ये रिलैक्स पोस्चर में देखिए ये वाला लेफ्ट हैंड है इसका। तो ये एक फिगर पाया गया। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए हमने आपको डाल दिया यहाँ पे, इसको डिटेल में बता दिया। यहाँ पे 2 स्टोन के स्टेचू पाए गए हड़प्पा से, एक रिप्रेजेंट करते हैं कि मैन के बैक का जो एरिया है वो, और दूसरी जो है डांसर के बारे में बताते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि ये बहुत ही स्कल्पचर यहाँ का बहुत अच्छा था। तो ये डांसिंग गर्ल। अब देखिए यहाँ पे जो पॉटरी बनती थी वो हड़प्पा की, और
बाकी उसका जो दूसरा स्पेसिमेन था फाइन आर्ट्स का इंडस, वो पॉटरी जो है बनाना उन लोग की कला के निपुण इंडस लोगों का, वहाँ का फाइन आर्ट्स का एक मेन हिस्सा था शिल्प कला का। जैसे दिख रहा होगा पॉटरी आपको, पॉटरी यानी कि कलश जार को होता है, पॉट्स और जार जो थे अलग अलग डिजाइन कलर के बनते थे, दिख रहा होगा। पेंटेड पॉटरी बेटर क्वालिटी की बनती थी, और जो पिक्टोरियल मोटिव्स थे वो उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न लोग लगा देते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्कल, लीव्स, पेंटिंग ट्रीज ये सब बना देते थे, जैसे दिख रहा होगा आपको। तो इससे क्या होता था, एक आकर्षक लगता था ये। और कुछ ऐसे पॉटरी थे जिसमें हम पाएंगे फिगर फिश यानी कि मछली का भी बना है, कुछ पिकॉक यानी मोर का भी बना है। तो ये पूरे इसकी आर्ट के बारे में था। अगली वीडियो जो हम डालेंगे पार्ट 3 जो जिसमें हम पूरा डिटेल में हड़प्पा सभ्यता का अंत करेंगे, वो है इसमें हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे। ये पार्ट 5 होगा। वो अभी तक हमने पार्ट 4 आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये पार्ट 3 है। इसमें स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा देगा, उन लोग का धर्म क्या था, उन लोग किस तरह से लोग मरने के बाद क्या करते थे, वो लोग मरने के बाद किस तरह से दफनाते थे या जलाते थे, जो भी करते थे वो आपको बताएंगे, और किस तरह से सभ्यता का अंत हुआ था ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में कि हमारी ये जो यूपीएससी फ्री हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। और अगर आपके कोई विचार आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई टॉपिक आप चाहते हैं हमसे वीडियो बनवाना तो आप हमें कमेंट सेक्शन करिएगा, हम उस पर जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। इस नंबर पर भी आके हमसे आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और हम आपको सब सारे क्वेरी का आंसर देंगे। कोई गाइडेंस चाहिए आपको तो भी हम दे सकते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड, एसएससी से, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड। और कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करते हैं 9 दिन के अंदर अंदर। अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं तो हमसे ऑर्डर भी करवा सकते हैं। इसी नंबर पे भी ऑर्डर हो जाएगा, नहीं तो मैसेंजर पे भी ऑर्डर हो जाएगा, फेसबुक पे जाकर रिच गाय पे, नहीं तो टिस्का अकेडमी पे जाकर आप हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं, हम आपको जिस पे प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी तक इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।